तो इसके बाद मैंने आपकी बुक पढ़ते पढ़ते ही जैसे मुझे समझ में आया कि जो भी मेन जो कहूँगा गलत धारणाएं जो बनी हुई हैं वो दो बुक से आती हैं, एक तो पृथ्वीराज रासो और एक आईने अकबरी। इसका क्या कारण है कि ये दो बुक्स लाइक अब तो 300-400 साल हो गए इनके लास्ट लिखे हुए, इतने सालों से ये जनमानस पे इतना क्यों असर करे हुए हैं कि लोग इन्हीं को सच मान रहे हैं और इसी बातों को रिपीट करे जा रहे हैं आज तक भी। अब तो हम 2025 में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रासो पर मैं बाद में आता हूँ, पहले आईने अकबरी को लेंगे। जो मिथक हैं पृथ्वीराज के जीवन के बारे में या उनके जीवन में जो उनकी ट्रेजेक्टरी थी उसमें बाकी जितने व्यक्तित्व आए या कहा जाता है कि आए, जैसे कि जयचंद्र संयोगिता आदि, तो इन सब से जुड़े केवल कुछ एक मिथक हैं जो कि आईने अकबरी से जिनके तार जुड़ते हैं। और मैं नहीं समझता कि जो मिथकों का प्रसार हुआ है उसमें आईने अकबरी ने बड़े परिदृश्य में कोई एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बहुत ज़्यादा कारणों से नहीं, केवल एक ऐसा कारण आईने अकबरी ने हमें दिया है और वो बहुत बड़ा नासूर बना, जिस वजह से इस मुद्दे को उठाना पड़ा कि आईने अकबरी के कारण समस्या हुई। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान पर ज़्यादा नहीं लिखा मिलता। समस्या क्या हुई है कि जब अबुल फजल दिल्ली का इतिहास लिखने बैठे तो उनके सामने एक समस्या आई कि लिखते लिखते जब वो उस कालखंड पर आते हैं कि अब दिल्ली की सत्ता मुस्लिम शक्तियों से हिंदू शक्तियों से मुस्लिम शक्तियों की तरफ जा रही है, तो अबुल फजल हम सबको मानना होगा कि वो एक प्रकार के मुगल भाट थे, जिस तरह हिंदू राजाओं के भाट होते थे। बिल्कुल। अब उनकी मजबूरी कह लें या उनका धर्म कह लें, उन्हें एक ऑफिशियल नैरेटिव प्रस्तुत करना था, एक ऑफिशियल कथानक प्रस्तुत करना था। और यहाँ जब वो इस कालखंड पर या इस बिंदु पर आते हैं कि अब ये ट्रांजिशन किस प्रकार से दिखाना है, तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि वहाँ जितनी वायलेंस हुई, जो विभत्सता हुई, फिर से वही बात है कि उसका मलबा मेरे राजा पर, बादशाह के ऊपर नहीं है। चतुरता भी तो हो सकती है, आप मजबूरी कैसे हम कहें। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हो सकता है। तो प्रयास ये था कि जो पीछे की इस्लामी शक्तियां रही है उन पर इस बात का दोष ना आए कि आपने एक वॉयलेंट एंट्री की थी। अच्छा। तो वहाँ पर अबुल फजल को ये तरकीब सूझी कि उन्होंने एक जगह पर उल्लेख किया कि ऐसा सुनने में आता है या ऐसा पता चला है कि राजा जयचंद्र ने पृथ्वीराज से शत्रुता निभाने के लिए या उसे स्कोर सेटल करने के लिए एक प्रकार से गौरी को भारत में बुलाया। अबुल फजल घटनाओं के 400 वर्ष बाद लिख रहे थे और ये आक्षेप करते समय उन्होंने किसी प्रकार के स्रोत का कोई उल्लेख नहीं किया कि उनको ये बात कहाँ से पता चली, बस ये लिखकर छोड़ दिया कि ऐसा सुनने में आता है। अच्छा, इतनी सी बात। तो अब ये करके उन्हें उनका कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? जैसा कि मैंने कहा, ऐसा कह देने से अबुल फजल को ये कथानक गढ़ने में या उनके बाद आए लोगों को ये कथानक गढ़ने में सरलता होती है कि हम ज़बरदस्ती नहीं घुसे थे, आप ही के लोगों ने हमें बुलाया और इस प्रकार से हमारी एंट्री होती है। तो इस प्रकार का कथानक चलाने के लिए विवशता में ये किया गया लगता है। और समस्या यहाँ ख़त्म नहीं होती। ठीक है, अबुल फजल की अपनी मजबूरी थी, उन्होंने जो भी सोच समझकर लिख दिया। अब मैं इस बात को उसी बिंदु से जोड़ूंगा जो आपने अभी अभी कहा कि अब 2025 है, इंफॉर्मेशन एज है, आपको कुछ भी जानना है, कोई समस्या नहीं है, फ़ोन उठाइए, आपके पास सारी जानकारी होगी। तो ऐसे समय में महाराजा जयचंद्र को गद्दार कहने की क्या आवश्यकता है? जिस व्यक्ति ने त्रेता के ठाकुर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसने मलेच्छों से संघर्ष करते हुए अपनी जान दी और जिसके पूरे परिवार ने कई 100 सालों तक ये किया। बिल्कुल। उस राजवंश को हमने सिर्फ एक ये झूठ के उस पे
जी किनारे कर दिया है। हाँ। और अब उसमें जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था अक्षय कि शायद कोई बौद्धिक आलस्य की समस्या लगती है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हुए मिलेंगे आपको कि रासो ने बदनाम कर दिया। अब मैं रासो की तरफ आता हूँ कि रासो ने बदनाम कर दिया वरना जयचंद्र जी थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। पृथ्वीराज रासो में जयचंद्र जी को गद्दार नहीं कहा गया, कहीं भी नहीं कहा गया, उल्टा उनका महिमा मंडन होता है। रासो लिखने वाले जो भाट थे चंद बरदाई, वो महाराजा जयचंद्र की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आपने गौरी को भी भयभीत कर रखा है। अच्छा। तो जो आमतौर पर लोगों में पाया जाता है कि आप फिर अपना गुस्सा रासो पर उतारते हैं कि रासो ने बदनाम किया महाराजा जयचंद्र को। जी नहीं, रासो ने बदनाम नहीं किया महाराजा जयचंद्र को। बस हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक निराधार अफवाह को पाले जा रहे हैं, ये उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये सब कुछ अफसोस की बात है कि अगर 400 साल 300 साल पीछे से आप कोई झूठ इनहेरिट करके चल रहे हो तो मैं ये समझ लूँ कि ठीक है, किसी ने शोध नहीं किया या परवाह नहीं की। ब्रिटिश काल तक जयचंद्र नाम समाज में इज्जत से लिया जाता था। अगर आप ब्रिटिश कालीन गजट उठाकर देखें तो समाज का जो बिल्कुल संभ्रांत वर्ग है उसके लोग बड़े शान से बड़े आराम से जयचंद्र नाम लेके घूमते थे। कहने का तात्पर्य ये कि अगर महाराजा जयचंद्र ने कोई गद्दारी की, उनके नाम पर कोई लांछन इतिहास में लगा होता पीछे, तो जयचंद्र नाम लेकर के समाज का संभ्रांत वर्ग घूम नहीं रहा होता ब्रिटिश काल तक। राइट। यानी कि ये जो मिथक है, चाहे इसकी जड़ अबुल फजल के समय आ गई हो, लेकिन इसका मुख्य रूप से फैलाव जो हुआ है वो ये पिछले 100-125 वर्षों में हुआ है। अच्छा, 100-125 वर्ष का जी, ज़्यादा बिल्कुल। क्योंकि आप अगर मुगल काल में के अंत की ओर भी जाएं तो वहाँ पर भी जो अलग अलग ग्रंथ आते हैं, जैसे कि मारवाड़ में अजित विलास आता है और भी कई ग्रंथ हैं, उनमें भी महाराजा जयचंद्र को अच्छा पूरी तरह से बड़े गौरव से उनका नाम लिया जाता है और उनके जो भी अचीवमेंट्स है उनका बखान होता है। कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं, कोई संकेत तक नहीं आता कि उन्होंने गौरी को बुलाया हो, इस प्रकार की कोई बात हो या उसे लेकर देशद्रोह माना गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस वजह से थोड़ा सा कष्टकारी हो जाता है कि एक निराधार बात को हम लोग इतनी जल्दी कैसे पी गए, और उसके बावजूद जब हम आज इंफॉर्मेशन एज में बैठे हैं तो अब तक हमारे जनमानस में एट अ लार्ज स्केल, एट अ मास स्केल, ये मिथक अब भी समाप्त नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ अब धीरे धीरे लोग जागृत हो रहे हैं, लेकिन अब भी बहुत से लोग, क्योंकि आप मीडिया पर्सनालिटीज ले लें, टीवी चैनलों पर जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स जो दबंगई से टीवी शोज चलाते हैं, जनरल बख्शी, आई थिंक मैंने तो मैं ठीक नहीं समझूंगा, लेकिन बहुत से लोग हैं, पुराने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं और आपके एकेडमिया के लोग हैं, सो कॉल्ड हिस्टोरियंस हैं, जो कि बड़े तपाक से एक हेल्पिंग वर्ब की तरह, या जब आपको कूल लगना हो तो फला व्यक्ति तो जयचंद है, एक गद्दार के पर्यायवाची के रूप में उपयोग कर लेते हैं लोग। तो अज्ञानतावश कोई कहे तो समझ आता है, लेकिन जिन लोगों से अपेक्षा है कि दे शुड बी बेटर रेड, वो भी ये करते हैं। जनरल बख्शी का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक बार एक पब्लिक इवेंट में मैंने खुद ये सवाल उनसे करा था कि सर आपने ऐसा कहा है, लेकिन कोई भी चीज, कोई भी इतिहास का साक्ष्य इस बात का सपोर्ट नहीं करता है। हालांकि ऑफ द कैमरा था,